हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे 11th क्लास का टॉपिक सेट थ्योरी। सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके कुछ सलूशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और भी वीडियो आपको, अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो आपको और वीडियो अपलोड करेंगे हम हमारे इसी चैनल पे। आपको और बहुत सारे वीडियो मिलेंगे 10th क्लास के। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक हादसा हो गया है। आपने 11th में सेट थ्योरी को सेलेक्ट कर लिया है, तो इस हादसे को एक अच्छे हकीकत में बदलो, एक अच्छे करियर में बदलो आप। तो इसीलिए जॉन एलिया ने वो कहा था, उन्होंने, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबके लिए एक हादसा ज़रूरी है। तो इस हादसे को हम एक अच्छे करियर में बदलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सेट थ्योरी, और सबसे पहले उसको हम डिफाइन करेंगे सेट थ्योरी क्या होता है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सेट थ्योरी सबसे पहले उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। सेट, सबसे पहले अगर बात किया जाए सेट थ्योरी का, तो सेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये जो है हमारा एक कलेक्शन होता है। जैसे आपने जनरली देखा होगा, घर में बोलते हैं कि इस चीज़ को सेट कर दो। अगर आपको सिर्फ बोल दे इस चीज़ को सेट कर दो, तो आप कोई भी कौन सा चीज़ को सेट करोगे आपको कुछ पता नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर बताया जाए, आप एक क्या करो, किचन में जाओ और उसमें कुछ चीज़ें रखी हैं, पर्टिकुलर किसी का नाम दे, जैसे ग्लास रखा हुआ है, ग्लास का कलेक्शन है, बहुत सारे ग्लास हैं, उसको बोल दिया जाएगा आप ग्लास को जाके सेट कर दो, तो आप जाके सेट कर दोगे। अगर कोई आपकी मॉम या आपके घर में कोई भी है, आप जाके बोलता है जाके वहाँ सेट कर दो, तो आप नहीं सेट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा क्या सेट करना है। सेम इसी तरीके से सेट का डेफिनेशन है। ए सेट जो है हमारा, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड, अ सेट इज वेल डिफाइंड, a set is well defined collection of distinct object, well defined collection of distinct object। ये तो सेट की डेफिनेशन है। सेट जो होता है हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पास एक वर्ड यूज हुआ है, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का जो जनरल मीनिंग है यहाँ पास, वेल डिफाइंड मीन्स जो होता है, ये जो आपकी मीनिंग यूज हो रही है वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का जो यहाँ पास मीनिंग यूज हो रहा है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब है नो कन्फ्यूजन। कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो कन्फ्यूजन। अगर किसी भी को आप सेलेक्ट कर रहे हो, या किसी को इंक्लूड कर रहे हो, या किसी को एक्सक्लूड कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर रख रहे हो या निकाल रहे हो, उसको रखने और निकालने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीन्स नो कन्फ्यूजन इन इंक्लूजन, इन इंक्लूजन और एंड एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट, एंड exclusion of एलिमेंट्स। मीन्स आपको किसी भी एलिमेंट को, मीन्स एलिमेंट मीन्स आप ऐसे समझो कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको इंक्लूड करने और एक्सक्लूड करने, मीन्स इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हो गया वो वेल डिफाइंड है। ठीक। और दूसरा मीन्स बोल सकते हो, ये एक वर्ड यूज हुआ है वेल डिफाइंड मीन्स, और अब अगर आपको अच्छे समझना होता है, नो एम्बिग्यूटी, विदाउट एम्बिग्यूटी, और विदाउट एम्बिग्यूटी। विदाउट एम्बिग्यूटी मीन्स आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ें बोल दी गई कि ये आपका है, मान लो बोल दिया गया कि आप क्या करो, बुक्स का कलेक्शन लेके आओ, बहुत सारी बुक्स हैं। अब आपको इसमें क्या रहेगी, एम्बिग्यूटी रहेगी, किस क्लास की बुक्स को लेके आना है, 11th लेके आना है, 12th लेके आना है, कि मैं बोल दिया बुक्स लेके आओ। अगर आपको बोल दो पर्टिकुलर 11th क्लास का मैथ्स बुक लेके आओ, तो वेल डिफाइंड है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको बोल दिया गया 11th क्लास का मैथ्स का बुक लेके आओ, यहाँ पास आपको सिर्फ बुक्स बोल दिया, जो बुक्स लेके आओ, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कौन सी बुक्स बोला जा रहा है, फिजिक्स बोला जा रहा है, केमिस्ट्री बोला जा रहा है, मैथ्स बोला जा रहा है, बायो बोला जा रहा है, कौन सी बुक्स के बारे में बात की जा रही है। तो आपको इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक। मतलब सिंपल सा बोला जाए, दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं इसको कि सेट जो है वेल डिफाइंड है। और एक वर्ड यूज हो रहा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स है, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अनइक्वल। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है,
मतलब या फिर बोल सकते हैं नॉट रिपीट, नॉट रिपीट मतलब आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो ये तो आपके पास आई सेट की डेफिनेशन। अगर इसको और अच्छे से देखो, अगर अच्छे से आपको एग्जाम्पल से इसको समझना हो, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका नोटेशन देखते हैं। नोटेशन ऑफ सेट क्या होता है उसको लिखते हैं। नोटेशन ऑफ सेट, सेट का नोटेशन क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक, पहले तो आ गई आपकी सेट की डेफिनेशन। सेट क्या होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन है सेट। वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है, नो कंफ्यूजन इन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट को आप इंक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए सेलेक्ट करने में। तो आपको डिस्टिंक्ट में से यहाँ डिस्टिंक्ट जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब नॉट रिपीट, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये सेट का डेफिनेशन है। और कलेक्शन मतलब है बहुत सारे चीज़ों का संग्रह, सबको कलेक्ट करो और रखो एक जगह, कलेक्ट करो रखो, कलेक्ट करो रखो। ठीक, इसका नोटेशन ऑफ जो सेट है वो कैपिटल लेटर में होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, मतलब हमेशा जो सेट का नोटेशन होगा इन कैपिटल लेटर में होगा। ठीक, मतलब कैसे लिखने वाले हैं इसको, कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखने वाले हो। और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स का नोटेशन होगा, नोटेशन ऑफ एलिमेंट, जो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, नोटेशन ऑफ एलिमेंट, वो हमेशा स्मॉल लेटर में रखने वाले हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए लिखोगे, बी लिखोगे, सी लिखोगे, सारे किस में रहने वाले हैं, स्मॉल लेटर में रहने वाले हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया डेफिनेशन सेट्स का, और इसका नोटेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको देखा जाए, इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखोगे, जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कितने वॉवेल्स हैं आप लोगों को पता होगा, और इसको हमेशा सेट को लिखने के लिए हमेशा करली ब्रैकेट या ब्रेसेस का यूज करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लिख रहे हो, तो इसको जब लिखोगे तो आप ऐसे ऐसे ब्रैकेट का यूज करोगे। ठीक, इस वाले ब्रैकेट का यूज करोगे, और इसके बीच के जैसे मान लो मैंने लिख रहा हूँ सेट ऑफ एलिमेंट ऑल वॉवेल्स, तो इसको लिखूंगा ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये आपके पास 5, 1 2 3 4 5 आए। तो ये आपको कोई सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको बोल दिया कि सभी वॉवेल्स को लेके आओ और कलेक्ट करो, एक जगह रखो, आपने रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। जैसे मैं आपको दे देता हूँ एक देता हूँ, आप उसको सेलेक्ट करोगे। जैसे मान लो कलेक्शन ऑफ ऑल, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने दिया कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन ईयर। तो आप क्या करोगे, सबको सेलेक्ट करो, किसी को सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी मंथ्स, एक साल में जो जो महीने होते हैं उनको कलेक्ट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो जो भी है इसको आप सेलेक्ट करके लिख लोगे। आपको इसको सिलेक्शन करने में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, सबको पता है, ये सबको पता है कि मंथ महीने में कितने, सॉरी, एक साल में कितने महीने होते हैं, हर किसी को पता है। जिसको सेलेक्ट करने में कोई भी बंदा होगा, कोई भी लड़का होगा, कोई भी लड़की होगी, कोई भी होगा, अगर वो सेलेक्ट करेगा तो इसको सेलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, वो सभी मंथ, सभी जो हमारे मंथ्स हैं उनको यहाँ पास सेलेक्ट कर कलेक्ट करके यहाँ पास रख देगा। ठीक, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक एग्जाम्पल दिया, कोई सा भी एक एग्जाम्पल लो जो सेट ना हो, तो आप एक एग्जाम्पल बताओ। जैसे मान लो मैंने लिया, थर्ड एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, नेम ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स।
नेम ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। ठीक, ये आपके पास है एक स्टेटमेंट, नेम ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। अब आप इसको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा आपको दुविधा होगी कि ब्यूटीफुल किस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, किस में ये ब्यूटीफुल बोला जा रहा है। आपको ये वर्ड जो है ब्यूटीफुल, ये क्या पैदा कर रहा है, एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा है। अब इसको आप सेलेक्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, क्योंकि कोई भी लड़का होगा, मान लो एक लड़का है कुलदीप, कुलदीप इसको किसी जो पढ़ने में होशियार होगी उसके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल बोल देगा। दूसरा होगा, दूसरे तरीके से कोई आएगा, ऐसी लड़की को सेलेक्ट करेगा जो देखने में अच्छी हो। तीसरा आएगा कोई दूसरे ऐसे तरीके से सेलेक्ट करेगा जो डांस करने में अच्छी हो। चौथा आएगा इस लड़की को सेलेक्ट करेगा जो, मान लो आ गया, सेलेक्ट कर लिया कि जो सिंगिंग गाना अच्छा गाती हो। तो सबका सेलेक्ट करने के तरीके एकदम डिफरेंट हो सकते हैं। कोई भी एक सिंगल रूल नहीं है इसको सेलेक्ट करने के लिए, मीन्स इसमें कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं है जिससे क्या हो कि सबको सेलेक्ट करने में कोई दुविधा न हो, सब एक ही तरीके से इसको सेलेक्ट कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सेट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है नॉट अ सेट, ये हमारा ये सेट था फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड में सेट था, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, सेलेक्ट करने में इसमें भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, दुविधा है, कोई भी रूल नहीं है, नो रूल फॉर सिलेक्शन। सेलेक्ट करने में जो भी गर्ल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करने में कोई भी रूल नहीं बताया गया है कि ये हमारा किस तरीके से किसको ब्यूटीफुल बोला जाए और किसको यहाँ पास कलेक्ट करके रखा जाए। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, थर्ड वाला सेट नहीं होगा। इसके बाद मैंने जैसे फोर्थ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जैसे मान लो फोर्थ स्टेटमेंट लिख रहा, पॉपुलर मूवीज ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड ये है आपके पास, पॉपुलर मूवीज ऑफ बॉलीवुड, सॉरी, ठीक। आप सोचो, आप अगर जितने भी लोग आप देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा पॉपुलर, सबके अकॉर्डिंग मूवीज जो पॉपुलर मूवी हो अलग अलग नाम लेगा। किसी ने पठान का नाम ले लेगा, किसी टाइगर का नाम ले लेगा, कोई सूर्यवंशम ले लेगा। पुराने जमाने में जाओगे बहुत सारे, सबका सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, इसको अलग अलग हो जाएगा। इसको आपको सिलेक्शन करने का एम्बिग्यूटी है। और इसमें ये भी नहीं बताया कि 90s की मूवी है कि 2010 के बाद की मूवी है, उसमें कुछ बात कर सके, कोई भी रूल नहीं दिया है। सिर्फ बोल दिया पॉपुलर मूवीज ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड की जो पॉपुलर मूवीज है इसके बारे में बताना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पर्सन जो आएंगे डिफरेंट तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये भी हमारा सेट नहीं होगा, ठीक। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा सेट को कैसे हम पहचानते हैं, मतलब कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। जैसे आप रेडीमेड कुछ एग्जाम्पल हैं सेट के, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप लोग अच्छे से जानते होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हर कोई आएगा बता देगा कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट, जिसको हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स कोई भी आएगा जिसको पता होगा नेचुरल नंबर के बारे में, वो यही सेलेक्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 सो वन, जहाँ तक काउंट कर पाएगा वो सारे को सेलेक्ट करके इसको रख देगा, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। तो ये इसमें कोई सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सारे रेडीमेड सेट हैं। कुछ सेट हैं जो हमारे पास क्या है, रेडीमेड हैं, और सारे इसमें देख रहे हो आप। इसको कोई भी सेलेक्ट करेगा जिसको पता रहेगा नेचुरल नंबर के बारे में, जिनको पता है, तो अगर उसके पास जाओगे तो नेचुरल नंबर यही इसी को सेलेक्ट करेगा जिनको पता है। इसको सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये सेट है, ठीक। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है, इसी को हमें क्या करना है, सेट पहचानना है, कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। और रीजन क्या होगा सेट ना होने का, रीजन आप यही बताओगे इसके पास कोई रूल, कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी वेल डिफाइंड नहीं है, यानी डिफाइंड नहीं है, इसको डिफाइन करने कोई तरीका नहीं है अच्छे से। ब्यूटीफुल के बारे में कुछ नहीं बताया यहाँ, बॉलीवुड की मूवीज के बारे में पॉपुलर तो बोल दिया, कौन सी मूवी, कब की मूवी, किसकी मूवी, कौन से तरीके से पॉपुलर बतानी है उसके बारे में नहीं बताया, ठीक। तो इस तरीके से था हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन और सेट के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम इसके डिस्कस करने वाले हैं इस सेट के, जो सेट में कुछ कुछ वर्ड यूज होंगे उसके बारे में देखने वाले हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ।
जैसे आप एक एलिमेंट सिंबल आएगा, एक सिंबल आएगा ऐसे, इस सिंबल का यूज करना है। ठीक, इस सिंबल का जो मीनिंग होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है बिलोंग टू, बिलोंग टू, ये इसको इंडिकेट करना है एप्सिलॉन बिलोंग टू एलिमेंट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ऐसा लिखा है x बिलोंग टू a, दिस इंप्लाइज x अगर a से आ रहा है, a कोई भी सेट होगा, a सेट है। अब जैसे ये वाला हमारे ये जैसे थे, ये इस नेचुरल नंबर का सेट, तो ये सारे सेट हैं। अब सेट के बारे में आपने देख लिया, जो सेट रहेगा अगर x a के अंदर से आ रहा है, x बिलोंग टू a, इसका मतलब x a का एलिमेंट है, x a के अंदर है। ठीक, तो इसको लिखोगे x इज एन एलिमेंट ऑफ a। x किसका एलिमेंट है, a का है, एलिमेंट ऑफ दी सेट ए बोल सकते हो, सेट ए का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मैंने एक सेट को लिखा, एक सेट लिया मैंने 1 2 3 एंड 4, मैंने बोला 4 ए के अंदर है, यस 4 बिलोंग कर रहा है। 2 ए के अंदर है, 2 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, 2 बिलोंग टू ए। 1 ए के अंदर है, 1 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। जैसे मैंने बोला 5 ए के अंदर है, नहीं है, इसको क्या बोलोगे, डज नॉट बिलोंग। इसी के ऊपर ऐसे लाइन मारोगे तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक, बिलोंग टू का जनरल मीनिंग यही होता है कि आप बड़ा सा चीज है, उसके अंदर के एक एलिमेंट उठा रहे हो, तो उसको बोला जाए बिलोंग टू। जैसे जनरली बोला जाए आई एम बेसिकली बिलोंग टू फ्रॉम दिस दिस, जो भी रहे जहां से आप रह रहे हो, वो बिलोंग टू का साइन होता है। अगर ये वाला आ गया तो इसका मतलब है एक्स डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब इंडिकेट डज नॉट बिलोंग। ये साइन किसको इंडिकेट करने वाला है, ये साइन इंडिकेट करेगा डज नॉट बिलोंग टू। जैसे इसमें मैंने बताया इसके अंदर 5 है क्या, नहीं। जैसे मैं बोला 5 यहाँ फिल करना है ए, तो आप फिल करोगे डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 5 ए के अंदर नहीं है। दूसरा जैसे मैंने बोला है 0 0, यहाँ बोल दिया फिल करना है आपको ए, तो आप यहाँ फिल करोगे 0 डजेंट बिलोंग टू ए, मतलब डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये आप कुछ नोटेशन है, बिलोंग टू मतलब उसके अंदर के एलिमेंट अगर उसके अंदर हैं तो बिलोंग टू, जिस सेट से एलिमेंट उठा रहे हो। जैसे x बिलोंग ए, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू ए, मीन्स x इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। नॉट बिलोंग, x इज एन नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब x ए का एलिमेंट नहीं है। एक नोटेशन और आता है फॉर एवरी। ठीक, एक नोटेशन आता है फॉर एवरी, उस वर्ड को भी देखना। ऐसा होता है, इस नोटेशन को बोला जाता है फॉर एवरी या फॉर ऑल, और फॉर ऑल भी बोला जाता है। ठीक, इस नोटेशन के बारे में भी आप ध्यान रखना कि ये क्या चीजें हैं। ठीक, अब कुछ आता है कि हम सेट को कैसे किस 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 तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होगा, मीन्स मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस सेट। ठीक, मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस सेट, तो ये आपके सिलेबस में पहले वाले एक्सरसाइज में जब देखोगे तो आपका यही है, कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, बिलोंग टू साइन के लिए, डज नॉट बिलोंग टू साइन के लिए। और फिर इसके बाद आता है कि सेट को हम किस फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मीन्स दो फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक हमारा होगा सेट बिल्डर फॉर्म और एक हमारा होगा सेट रोस्टर फॉर्म। तो उन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सेट बिल्डर एंड सेट रोस्टर फॉर्म के बारे में। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे, जितना बेसिक है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एडवांस में चलेंगे। देयर आर टू मेथड, हमारे पास दो मेथड होंगे ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, मेथड्स ऑफ देयर आर टू मेथड्स ऑफ describing, there are two methods of describing a set, means हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने के दो मेथड हैं।
ठीक। फर्स्ट मेथड होगा रोस्टर फॉर्म, ये पहला मेथड होगा रोस्टर फॉर्म, और सेकंड मेथड होगा बिल्डर फॉर्म। ठीक, सेकंड मेथड क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, एक को रोस्टर फॉर्म, दूसरे को बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास दो मेथड है, एक क्या होगा रोस्टर और दूसरा क्या होगा बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में क्या करने वाले हैं हम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, जो इसके एलिमेंट होंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे इसको सेपरेट करेंगे कॉमास से, सेपरेट बाय कॉमास। इसके जो एलिमेंट लिखने वाले हैं हम उसको कॉमास से सेपरेट करने वाले हैं। एंड इंक्लोजिंग, इसको मैं पूरा कर दे रहा हूँ, लिख ही दे रहा हूँ रोस्टर फॉर्म को। रोस्टर फॉर्म पहचानोगे कैसे, जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे पहले एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो लिखा 1, 2, 3, 4, इसको जैसे मैंने लिख दिया, इसको देख रहे हो एलिमेंट के बीच में क्या कैसे सेपरेट कर रहे हैं, कॉमा से, और इसको फिर ब्रेसेस से मीन्स ब्रैकेट से इसको क्या कर रहे हैं, इनक्लोज कर दे रहे हैं। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो क्या होने वाला है यहाँ रोस्टर फॉर्म में, सेपरेटिंग them by commas, separating them by commas and enclosing them within braces, and enclosing them within braces, means braces means curly bracket ना, curly ब्रैकेट्स। ठीक, इसमें जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेपरेटिंग देम बाय कॉमास, एलिमेंट सेपरेटिंग देम बाय कॉमास, तो इट्स एलिमेंट लिख लो, इट्स एलिमेंट सेपरेटिंग देम बाय कॉमास एंड इंक्लोजिंग देम विद इन अ ब्रेसेस। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक सेट लिया, सेट ले लिया मैंने AEIOU, ये देख रहे हो आपको एलिमेंट को कॉमास से सेपरेट कर रहे हैं और इंक्लोज कर रहे हैं किससे, ब्रेसेस से, मीन्स करली ब्रैकेट से। जैसे मान लो दूसरा सेट लिया B, उसमें लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे टाइप के जो एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट रोस्टर फॉर्म हो गया। अब दूसरा आता है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म का जनरल मीनिंग है बिल्ड करना, बिल्ड मीन्स बनाना। ठीक, जैसे क्या लिखेंगे हम, इसका जो फॉर्म होगा बिल्डर फॉर्म का, बिल्डर फॉर्म जो लिखा जाएगा वो लिखा, जैसे मान लो ए सेट लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा जाएगा x, और यहाँ पास उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज लिखी जाएंगी। ठीक, उससे रिलेटेड क्या लिखा जाएगा, प्रॉपर्टीज। जैसे मैं लिखा हूँ x सच दैट x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर। ठीक, मतलब इस जगह पे क्या आने वाली है, प्रॉपर्टीज आएगी, जिसके बारे में पूछ रहा है सेट, जो पूछ रहा है उसके बाद प्रॉपर्टी आएगी। और ये जो साइन दिखा गया है वो साइन है सच दैट, ये वाला साइन। ठीक, तो ये हमारा कैसे, इस फॉर्म में अगर सेट कोई लिखा हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, अगर कोई भी सेट इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो सेट रोस्टर फॉर्म होता है। तो ये हमारा बिल्डर फॉर्म है, यहाँ x रहेगा या कुछ भी हो सकता है, यहाँ x कुछ भी हो, और इधर उसकी प्रॉपर्टी होगी जिसके बारे में यहाँ बात करेगा। जैसे बोल दिया x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, जैसे मैंने बोल दिया b एक सेट है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसे x सेलेक्ट करना x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स हो। जैसे मैंने एक सेट c लिखा, सच x इज लेस देन 8 ग्रेटर देन 1 सच दैट एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये सेट के बारे में बोल रहा है कि आप ऐसे सेलेक्ट करो, x वैल्यू सेलेक्ट करो जो नेचुरल नंबर से आए और x हमारा 1 और 8 के बीच में हो। ठीक, तो ये हमारे सारे किस फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म है। इस बिल्डर फॉर्म को खोलोगे, इस बिल्डर से रोस्टर में बदल सकते हो, रोस्टर को बिल्डर में बदल सकते हो। तो ये भी, इसके भी कुछ क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में बनाना और बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाना। तो मैं एक एग्जांपल इसका करता हूँ, रोस्टर से बिल्डर या बिल्डर टू रोस्टर बनाने के लिए, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे कुछ। ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको,
एक क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एक सेट है, इसको मैं बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको रोस्टर में बनाना है। x सच दैट x इज इंटीजर, x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, एंड x इज एन इंटीजर एंड जो x है हमारा वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, -2 एंड 9 के बीच में, -2x एंड 9, इसको आपको लिखना है। इसको आपको चेंज करने, कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा है बिल्डर फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में है, बिल्डर। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर में, यानी बी से आर में चेंज करना है, बिल्डर टू रोस्टर। ठीक, अब ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप जानते हो इंटीजर, इंटीजर के बारे में तो सबको पता होगा, इंटीजर को आई से लिखते हैं या फिर जेड से लिख सकते हो, और इंटीजर होता है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, जहाँ तक जाएंगे इंटीजर हो सारे, 0 इंक्लूडिंग प्लस एंड माइनस, मीन्स नेचुरल नंबर लेना है आपको और 0 इंक्लूड करना है, साथ में माइनस भी लेना है, माइनस वाले नंबर भी लेना है। मीन्स ऐसे लाइन ले लो आप, इधर 0 होगा, इधर प्लस वाले नंबर, अपॉन वाले नहीं होते इंटीजर में, सारे ये नंबर इस तरीके से होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये आपका इंटीजर है। और बोर्ड है कि ऐसे एक्स सेलेक्ट करो यहाँ से जो इंटीजर हो और -2 और -1 के बीच में हो। तो आप देखोगे यहाँ से, अगर मान लो यहाँ पास -2 है तो यहाँ पास क्या होगा, -1 होगा, और यहाँ पास क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लेस देन बोला है, लेस देन, एक्स वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए और 9 से छोटी। तो आपके हाथ में ना तो -2 है और ना ही क्या है, 9 है। मीन्स -2 और 9 को छोड़ के जितने नंबर्स दिख रहे हैं ना, सारे नंबर एक ही अंदर आ जाएंगे। इसका जो रोस्टर फॉर्म आएगा, रोस्टर फॉर्म वो क्या आने वाला है, मान लो ए का रोस्टर फॉर्म जो आ रहा है वो आएगा क्या, -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो यहाँ तक आपका सेट रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बिल्डर से इसको किस में बदल दिया है, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, ए बी सेट है, अभी हम बिल्डर से रोस्टर ही बना रहे हैं, रोस्टर फॉर्म हो गया। बी एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60, एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ये आपके पास सेट है। आप एक बार सोचो इसके बारे में, आप क्या बात कर रहा है ये। आपके पास 60 है, बोल रहा है एक्स प्राइम नंबर होने से 60 के प्राइम डिवाइजर आपको निकालना है। तो आप जब 60 को प्राइम डिवाइजर देखोगे तो क्या आएगा आपका, 2, 30, फिर 2, 15, फिर 3, 5, फिर 5, 1। तो आप देख रहे हो क्या क्या आ रहा है, 2, 2, 3, 5, ठीक, 2, 2, 3, 5। अगर आप इसको लिखने जाओ तो ये कैसा आ रहा है, 2, 2, 3, 5। बट यहाँ पास आपको एक चीज तो पता होगा, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। देखा है तो वहां पास डिस्टिंक्ट थोड़ी है, ये दोनों इक्वल है। वहां क्या बोला गया था, सेट की डेफिनेशन अनइक्वल। आपने देखा डेफिनेशन का कैसा यूज है यहाँ। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आएगी तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 2, 2, 3, 5। आपको पता है सेट में रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब एक 2 को हम यहाँ पास नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2, 3 एंड 5 आ जाएगा इस सेट का। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, रोस्टर फॉर्म। वो हमारा क्या था, बिल्डर फॉर्म। तो ये आपका हो गया कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में है, इसको आप ट्राई करते रहना। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रोस्टर टू बिल्डर बनाने वाले हैं। ठीक, राइट दी सेट। थर्ड क्वेश्चन है, राइट दी सेट। एक सेट आपके पास है 1/2, 2/3, 3/4, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 4/5, 5/6 and 6/7, 6/7 in set builder form, in set builder फॉर्म। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये कैसे लिखा है, रोस्टर फॉर्म में। कैसे पहचानोगे, रोस्टर फॉर्म को जो एलिमेंट होते हैं सेपरेटिंग बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट होते हैं एलिमेंट्स, और करली ब्रैकेट से क्या होता है, इनक्लोज होता है।
तो ये तो हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर। अब इसको आपको लिखना है बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म कैसा होता है, कैसे लिखोगे, मान लो ये सेट को ए मानता हूँ, बिल्डर फॉर्म का क्या आने वाला है हमारा, ऐसे एक्स इस सेट के अंदर आएंगे। आप ध्यान से देखो, इसमें 1 है इधर और इधर क्या है, 2 है, एक ज्यादा हो रहा है, 3 है, आप इधर से देख लो 1 2 3 4 5 एंड 6, और नीचे देख रहे हो 1 है इधर 2 है, एक ज्यादा, 2 है तो यहाँ 3 है, एक ज्यादा, 3 है तो इधर 4 है, एक ज्यादा, 4 है इधर तो 5 है, एक ज्यादा, 5 है इधर तो 6 है, 6 है तो इधर 7 है। अगर मान लो मैं ऊपर में n लिखता हूं तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, n+1। और n कहां से कहां तक आएगा, n कहां से कहां तक आएगा, देख रहे हो n कहां से कहां तक आ रहा है, 1 to 6, तो क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n बिटवीन 1 to 6। अगर इस पे आप क्लिक करोगे, इस पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे तो ओपन होकर इसी फॉर्मेट में आएगा। जैसे n की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 रखो, ऊपर 1 रखोगे, नीचे 1+1 आएगा, 1 की वैल्यू 2 रखो, ये n की वैल्यू 2 आएगी, इसके बाद 2 आएगा, नीचे 2+1 आएगा, 3 रखोगे, ऊपर 3 आएगा, नीचे 3+1 आएगा, फिर 4 रखोगे तो 4 आएगा, 4+1 आएगा, 5 रखोगे तो 5 आएगा, 5+1 आएगा, 6 रखोगे 6 आएगा, 6+1 आएगा। तो आप देख रहे हो यही तो आ गया, कितना आया, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो ये तो हमारा है, यही तो है, यही तो फॉर्म था हमारा। इसका मतलब इस सेट का ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, बिल्डर फॉर्म। इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं, जैसे लिया 3 6 9 12, एक बी सेट लिया, बी एक सेट है आपके पास, 3 6 9 12। आप एक पैटर्न देखो, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये है आपके पास 3 6 9 12। आप एक बार देखो इसको अच्छे से, क्या देखोगे, 3 का टेबल है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इसका मतलब ये क्या होगा, ऐसे x आएंगे सच दैट, ऐसे x आएंगे जो क्या होंगे, इस x वैल्यू 15 से छोटी होगी, और ये क्या बनेंगे, 3 के डिविजिबल, ये 3 से सभी क्या है, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या लिखोगे, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय x इज, शॉर्ट में लिखता हूं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज डिविजिबल बाय 3, और x की वैल्यू किससे छोटी लेना है, 15 से छोटी लेना है। 3 से डिविजिबल नेचुरल नंबर जो होंगे, 15 से जितने भी छोटे होंगे तो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे मान लो 15 से छोटा 14, 3 से डिविजिबल नहीं होता, इस सेट के अंदर नहीं आएगा। 13 लोगे वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इस सेट के अंदर नहीं आएगा। जैसे ही 12 लोगे 3 से डिविजिबल होगा, इस सेट के अंदर आ जाएगा। 11 लोगे 3 से डिविजिबल नहीं है, इस सेट के अंदर नहीं आएगा। ये हमारा क्या आ गया है, हमारा ये फिर से आपका बिल्डर फॉर्म आ गया। तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक और मैं कर लेता हूँ, 2 4 8 6 16। आप इसके प्रैक्टिस में जितने भी होंगे आपके बुक्स में, इसको ट्राई करना। 2 4 8 16 32। अगर इसको आप ऑब्जर्व करो तो कुछ और नहीं लिखा है, लिखा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो आप इसको बता दोगे, क्या लिखोगे, अगर इसको रोस्टर बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो लिखोगे x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 5, 1 से 5 के बीच में सारे नेचुरल नंबर को यहाँ रखना है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, या फिर बोल सकते हैं n इज लेस देन 6 से बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, n इज नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 6, क्योंकि इससे, हाँ ठीक है, दोनों ऐसा भी लिख सकते हो और करके, ठीक। तो ये आपका हुआ सेट बिल्डर और सेट रोस्टर फॉर्म। तो ये आप सिर्फ अभी आप सेट में ही हो, सेट पढ़े, सेट का डेफिनेशंस पढ़े, सेट के कुछ एग्जांपल्स देखे, और सेट को यहाँ से सेट बिल्डर और सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको आपने देखा। फिर इसके बाद आता है, अब इन सब के बाद सेट 2 टाइप का होता है, ठीक। फाइनाइट सेट आपने देखा होगा, नेचुरल नंबर में क्या थे, एलिमेंट क्या थे, काउंट ही नहीं कर पा रहे, काउंट कर रहे थे, आगे आगे चला जा रहा था,
मतलब इनफाइनाइट जैसे दिख रहा था, इनफाइनाइट तक जा रहा था। और कुछ कुछ जैसे ये सेट देख रहे हो, इसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, काउंट करते 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 आप अंतिम तक पहुंच जाते हो। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो सेट हमारा अब इसके बाद दो टाइप का होगा, एक फाइनाइट होगा और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट। फर्स्ट फाइनाइट सेट, कोई भी सेट फाइनाइट होगा अगर उसको आप क्या कर पाते हो, काउंट कर पाते हो। अ सेट, कोई भी सेट है, अ सेट इज said to be finite if the number of element उसके अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। जैसे एग्जांपल में, मतलब फाइनाइट का मतलब यहाँ है, जैसे मान लो लिखा मैंने 1 2 3, ये क्या है, आप इसको फाइनाइट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि आप काउंट करते 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 इंड तक पहुंच जा रहे हो। अगर आपको किसी के, जैसे मान वाले में लिख दिया ये सेट लिखा 1 2 3 4 5 अप टू 1 जाते जा रहा है, आप काउंट करते जाओ काउंट करते जाओ, इसको कभी इंड तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ये सेट हमारा फाइनाइट नहीं होगा। जब कोई भी सेट फाइनाइट नहीं है तो फिर वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी सेट फाइनाइट होगा अगर उसके अंदर एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब उसको काउंट करते करते अगर हम इंड तक पहुंच जाते हैं, उस सेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा। अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो सेट क्या होगा, अदरवाइज जो क्या होने होगा, इनफाइनाइट। इसी वाले लिख सकते हो, अदरवाइज सेट इज इनफाइनाइट, वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल के लिए ले सकते हो, इनफाइनाइट सेट में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू 1 काउंट ही करते जाओगे, इंटीजर 0 +-1 +-2 अप टू 1, ऐसे टाइप का रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे क्या है हमारे पास, सारे इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि आप काउंट करते करते इंड तक नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए ये सारे क्या हैं, सेट क्या हो गए, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक। अब इसके बाद आता है नल सेट, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है आपको, नल सेट। नल सेट, ठीक, अगर कोई सेट है, नल सेट बोल रहे हो आप, अगर कोई भी सेट है, a set having no elements, a set having no elements is called null set. It is denoted by 5, 5 को हम बोलते हैं empty set, null set या इसी बोला जाता है empty set, ठीक। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, चलिए सेट तो है, लेकिन जो सेट को जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा ए एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 1 और लिखा एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब बताओ आप, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी लेनी है, 1 से छोटा नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं ना, तो ये सेट क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा, ये तो सेट है ना, इसमें रूल तो है कि एक्स की वैल्यू 1 से छोटी लेनी है। अब उस रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, तो इसका हमारी थोड़ी जवाबदारी है, इस रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर एलिमेंट तो नहीं आ रहे हैं। जब इसके अंदर इस रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जैसे एक बी सेट लिया, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर से लेना है, एक्स 6 से छोटा और एक्स 7 से बड़ा। अब बताओ एक्स को 6 से छोटा लेना है और साथ में बोला एक्स 7 से बड़ा होना चाहिए,
6 से छोटा और 7 से बड़ा कौन सा एलिमेंट है नेचुरल नंबर में? 6 से छोटा 7 से बड़ा, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा हमारा? एम्प्टी हो जाएगा। इसमें भी वैसे एलिमेंट नहीं है। पहली बात तो बोल रहा है 6 से छोटा होना चाहिए, फिर दूसरी बोल रहा है 7 से बड़ा भी होना चाहिए। दोनों एक साथ कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट है कहाँ? यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? ये भी एम्प्टी सेट होगा। तो ये हमारे पास नल सेट के कुछ एग्जांपल्स हो गए। इसके भी एग्जांपल्स आप अच्छे से करना, ठीक। जैसे और एक एग्जांपल इसमें कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड x such that मैंने मान लो लिखा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1 क्या है? 0 तो इक्वल होता ही नहीं कभी भी, क्योंकि रियल नंबर में 0 तो हो नहीं सकता, और x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर। x स्क्वायर प्लस 1 कभी भी 0 इक्वल हो ही नहीं सकता अगर x रियल नंबर है। इसका मतलब ये भी सेट हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एम्प्टी सेट्स के, ठीक। अब इसके बाद एक और आता है सिंगलटन सेट। आपने देखा नल सेट या एम्प्टी सेट, इसी को एम्प्टी सेट बोलते हैं। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, अ सेट हैविंग सिंगल वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगलटन सेट के बारे में। ठीक, तो आप इसको हेडिंग डाल सकते हो सिंगलटन सेट। ठीक, a set having only one element, a set having only one element, a set having only one element is called सिंगलटन सेट। इजी है। इसका एग्जांपल, कोई किसी भी सेट के पास अगर केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है तो सिंगलटन सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए ले सकते हो, जैसे एक ही एलिमेंट आ रहा है, जैसे ए सेट लिया, सिंगल एक एलिमेंट है ए, सिंगलटन सेट है। दूसरा लिया मान लो 1 बस आ रहा है, सिंगलटन सेट है। तीसरा लिया मान लो 0 बस आ रहा है, तो ये सिंगलटन सेट है। तो ये बहुत सारे सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल है। अगर किसी भी सेट के पास केवल और केवल एक एलिमेंट होता है तो वो सेट हमारा क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक। तो ये आपका टाइप ऑफ सेट में आ गया सिंगलटन सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक। और इसके बाद आता है फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब इसके बाद आता है इक्वल सेट, ठीक, मींस इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। या फिर उसके पहले हम अब डिस्कस करते हैं सबसेट। हाँ, सबसेट डिस्कस कर लेते हैं, सबसेट एंड सुपरसेट। इसको अच्छे समझना, इससे रिलेटेड आपको जाके आगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसको आप अच्छे समझना, सबसेट क्या होता है। ध्यान समझोगे, नाम तो आ रहा है सेट है, बट यूज हुआ सबसेट, मतलब सेट तो होगा, उसके सबसेट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, ये मान लो कोई बड़ा सेट हो गया, इसके कुछ एलिमेंट्स को आप उठाए, या सारे एलिमेंट उठा लो, कुछ एलिमेंट्स किसके उठा रहे हो आप, एक अलग से सेट बना दे रहे हो इसी के अंदर के एलिमेंट। जैसे आपके पास 11th की बुक्स है, मैथ्स की, बहुत सारे राइटर की बुक्स रखे हो आप। मान लो आपने 5 बुक कलेक्ट किया है, 5 में से आप 3 और 2, 3 को अलग कर दिए, 2 को अलग कर दिए, है तो उसी बुक्स में 5 में से ही अलग किए हो, 3 को अलग किए हो, 2 को अलग किए हो, तो वो जो 3 और 2 वाला निकल के आ रहा है ना, वो उसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। हो सकता है आप क्या करो, जैसे मान लो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 1, 2 एंड 3 लिखा, और इसी के अंदर से मैंने 2 और 3 को उठाया, सेट बनाया, इसी के एलिमेंट होने चाहिए। ये ए था और ये बी हो गया, मान लो सेट। तो देख रहे हो इसी के एलिमेंट को यहाँ एक नया सेट बना दिया, ये जो सेट है ना, इसका सबसेट होगा। ये सेट बी है तो ए का क्या होगा? सब सेट होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट बी के हैं, क्योंकि ये तो बना इसी से, जितने भी एलिमेंट बी के हैं वो किसके होने चाहिए? ए के होने चाहिए। तो सबसेट डेफिनेशन यही होती है कि जो भी सबसेट होगा, जिसको भी आप सबसेट बोलना चाह रहे हो, जो उसका एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, मतलब उसके जितने अंदर एलिमेंट आ रहे होंगे, वो बड़े वाले सेट मीन्स जो जिससे आप उठाए होंगे उसके एलिमेंट होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सबसेट
नहीं होगा। ठीक, तो इसको डिफाइन करते हैं। इफ ए एंड बी, इफ कैपिटल ए एंड बी आर टू सेट्स, ध्यान रखना है दोनों सेट्स होने चाहिए, पहले तो सेट होना चाहिए। ठीक, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, इस प्रकार हो कि, सच दैट every element of A is also, every element of A is also, every element of A is also an element of B, an element of B। ध्यान रखना इस पे, क्या बोल रहा है, every element of A is also एलिमेंट एन एलिमेंट ऑफ बी, जितने भी एलिमेंट ए के होंगे वो किसके होंगे, बी के होंगे। देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। तो हमारा जो ए होगा और बी का क्या होगा, सबसेट होगा। एंड वी राइट, और हम इसको कैसे लिखेंगे, एंड वी राइट, ध्यान से देखना, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए हमारा बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक, समझ आया बात। अब अगर मान लो सेट ही उठा लिए, पूरा सारे ही एलिमेंट उठा लिए, तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, इक्वल वाला केस भी आ जाएगा। अब इसका मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, लेस देन बी, मतलब ए हमारा बी से हमेशा छोटा होगा, ए हमारा बी छोटा होगा, इधर ऐसे फटा हुआ रहता है वाला बड़ा रहता है, और इधर इधर बंद है उधर छोटा है, तो ये हमारा बी छोटा है। उसी तरीके से ए बी का सबसेट है, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट ए के होंगे वो किसके होंगे, बी के होंगे। अगर सारे एलिमेंट ही उठा लिए बी के और ए बना रहे हो आप, बी के सारे एलिमेंट उठा के आप एक एलिमेंट बना दे रहे हो, तो दोनों तो वही सेट हो गया ना, तो भी ए का वो बी, ए का ए सबसेट होगा बी का, तो भी, लेकिन उसको इस तरीके से लिखने वाले हैं। मतलब ये दो तरीके से बदल जाता है, एक को प्रॉपर बोल देते हैं, फिर एक को इम्प्रॉपर बोलते हैं। अभी फिलहाल उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है, इन मीन्स दैट इज, अगर इसको मैथमेटिकल लिखा जाए सबसेट की मीनिंग मैथ के फॉर्म में, ए सबसेट ऑफ बी इफ एक्स, अगर आप ए के अंदर ले रहे हो ना, ध्यान समझना, एक्स अगर छोटे वाले एलिमेंट के अंदर ले, जितने भी एक्स होंगे छोटे वाले एलिमेंट के अंदर होंगे, तो इसका मतलब हुआ वो एक्स किसके अंदर चले जाएगा, बी के अंदर चले जाएगा। ये है मीनिंग सबसेट का। बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसी में जो बड़ा है उसको क्या बोल दो, सुपर सेट। तो एक और वर्ड आता है सुपर सेट, तो उसको भी थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, सुपर सेट। तो जो बड़ा सेट होगा उसको सुपर सेट बोलेंगे, मतलब बी इज सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो सिंपल, तो आपको ये बात समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया ए सेट लिया, सॉरी, मान लो 1 2 लिया, और बी लिया 1 2 3 एंड 4। तो आप देख रहे हो जितने भी एक्स उठाओगे, 1 उठाओगे बी के अंदर है, 2 उठाओगे बी के अंदर है, इसका मतलब क्लियरली ए सबसेट क्या हो गया, बी हो गया। जैसे मान लो मैंने एक सेट उठाया, ये पहला था। सेकंड मान लो एक सेट उठाया ए 1 2 3 1 2 5, और बी को सेम एज इट इज यही उठा लिया 1 2 3 एंड 4। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि ए बी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सिंस रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि 5 ए के अंदर आ रहा है बट 5 हमारा बी के अंदर नहीं है। मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिल गया हमारा जो 5 ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये इसका क्या सबसेट नहीं होने वाला है। सबसेट की डेफिनेशन होती है ना, जितने भी एलिमेंट जो ये ए सबसेट बन रहा है बी का, अगर एक आप बी का सबसेट बोलना चाह रहे हो, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट ए के अंदर आने चाहिए एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। तो 5 तो ए के अंदर आ रहा था लेकिन 5 बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं होगा। रीजन क्या होगा, 5 ए के अंदर आ रहा है, 5 बी के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये आपका हो गया सबसेट बताने का तरीका। ठीक,
अब इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। अब इसको आप चाहे ऐसा साइन भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, आप नोटेशन से कि अगर दोनों इक्वल हो गए तो इस तरीके से दे सकते हो। अब आता है आपके पास, इसके बाद आता है इक्वल सेट। ठीक, इक्वलिटी ऑफ सेट या इक्वल सेट, इक्वलिटी ऑफ सेट और इक्वल सेट। अब आप इक्वल सेट के बारे में बोल रहे हैं, बात डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अगर मान लो कोई भी दो सेट लिखा हुआ है, ठीक, जैसे मान लो एक सेट है ए 1 2 3, बी को लिखा मैं 3 2 1। अब यहाँ देख रहे हो ए और बी दोनों इक्वल हैं, सेम सेम एलिमेंट है, तो आप कैसे बता रहे हो कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर आ रहे हैं, 1 आप बी के अंदर है, 2 बी के अंदर है, 3 बी के अंदर है, और बी के भी एलिमेंट जो है ना ए के अंदर आ रहे हैं। जैसे मान लो एक सेट लिखता हूं मैं और बी लिखता हूं, अब ए और बी तो इक्वल नहीं है, क्यों? ना तो ए का एलिमेंट बी के अंदर है, ना ही बी का एलिमेंट ए के अंदर है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी होने चाहिए इक्वल होने के लिए, और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी होना चाहिए। यहाँ तो ना तो ए का एलिमेंट बी के अंदर है, ना ही बी का एलिमेंट ए के अंदर है। इसका मतलब ये सेट हमारा क्या है? इक्वल नहीं है। और ये सेट हमारा क्या था? इक्वल होना था। इसका मतलब दो इक्वल सेट, कुछ आप इसको रिलेट करोगे अगर, तो कुछ सबसेट से रिलेटेड तो नहीं है ना। सबसेट में तो यही बोलते थे ना, अगर ए बी का सबसेट हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने भी x a के अंदर आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? x बिलोंग टू a इंप्लाइज x बिलोंग टू b। सिमिलरली अगर आप बोल रहे हो b भी a का सबसेट हो जाए, तो इफ x हमारा a के b के अंदर आ रहा है, तो x हमारा किसके अंदर आ जाएगा? a के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? a और b इक्वल हो गए, सेम एलिमेंट हो गया ना। जितने एलिमेंट ए के अंदर थे उसको बी के अंदर हैं, और जितने एलिमेंट बी के अंदर थे वो ए के अंदर हैं। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गया। तो ये हमारा होता है इक्वल सेट। ठीक, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। टू सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेट टू बी इक्वल। Two set capital A and capital B are said to be equal if they contains exactly, if and only if they contains exactly, if and only they contains exactly the same element and we write exactly same element। दोनों क्या करें? सेम एलिमेंट को कंटेन करें। वी राइट, इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे वी राइट ए इक्वल टू बी। ठीक, या फिर इसको अदर वर्ड में आप ऐसा बोल सकते हो, ए इक्वल टू बी, ये अगर बी इक्वल हुआ, इफ एंड ओनली इफ एक्स को, इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसा अगर दिखा देते हैं तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब कि एक बार ए को बी का सबसेट होना चाहिए और बी को ए का सबसेट होना चाहिए, यानी दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक, जैसे मान लो मैं एक सेट लिखता हूं, ए इक्वल टू 2 3 लिखा मैंने, एक एग्जांपल लिखा। ए एक सेट है 2 3, बी एक सेट है हमारे पास, एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो पहले तो सेट ए हमारा किस फॉर्म में है, पहचानो आप।
एक इस फॉर्म में रखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में और एक इस फॉर्म में बिल्डर में। तो सबसे पहले एक्स के बारे में, इसका बी का एक्स निकाल लो, तो आप इसका फैक्टराइज करो, तो इसके फैक्टर में क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, -2 आएगी एंड -3 आएगा। आप इसको फैक्टराइज कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से जब इसको कॉमन वन लोगे तो x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से x वैल्यू आपके पास आएगी -3 एंड -2, तो बी सेट यहाँ पास ही आ गया। तो आप देखो यहाँ से, तो इसमें दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट तो नहीं है, ए और बी दोनों अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, ए और बी दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, मतलब ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ठीक। क्योंकि डेफिनेशन से ए के एलिमेंट बी के होने चाहिए और बी के एलिमेंट ए के होने चाहिए। यहाँ तो देख रहे हो इक्वल ना होने के रीजन 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, -2 इसमें, -2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, -3 इसमें, -3 इसमें नहीं है, इसका मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं है। इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इक्वल सेट दिखाने के लिए कि सेट इक्वल है या नहीं है, ठीक। और एक आध एग्जाम्पल और इसको आप अपनी बुक से करना है, इक्वल और अनइक्वल सेट का, ठीक। चलो मैं कुछ दे रहा हूँ, उसको आप चेक करना है सेट इक्वल है कि नहीं है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक लिया, ए मैंने लिया 2 4 एंड 6, बी ले लिया एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 6, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको देखना ए और बी इक्वल है कि नहीं, इक्वल और नॉट, इक्वल सेट और नॉट, इसको चेक करना है, आप चेक करना। और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, आप वेरीफाई करते रहना कि कौन से सेट इक्वल हैं और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। अब इसी में जो सबसेट हमने पढ़ा था, सबसेट में उसी में डिवाइड हो जाता है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर का मतलब वही है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, ये हमारा क्या हो जाता है, मतलब ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, उसको हम बोल देते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर ये मान लो इक्वल हो गया, ए और बी दोनों आप उठा लिए, मतलब वही सारे एलिमेंट को ए के अंदर ला के रख लिया, बी के जितने भी एलिमेंट थे उसको सबको कलेक्ट करके ए ही बना दिए, आप अलग सेट ए बना दिए, तो ए और बी दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर सेट, ठीक। इसको अब हम आगे इसके बाद है आपके टॉपिक का जो है वो प्रॉपर सबसेट हो गया। अब आता है यूनिवर्सल सेट, फिर पावर सेट, ठीक। फिर इसके बाद आएगा यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हम इसके बाद बेसिक्स में डिस्कस कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनिवर्सल सेट, इसको जनरली कैपिटल यू से डिनोट कर सकते हो यूनिवर्सल सेट को, ठीक। मतलब ऐसा बोल दो कि ये हम जिस, अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक बड़ा सा नेचुरल नंबर लिया, एक नेचुरल नंबर ले लिया हमने, और इसके मैंने सबसेट बनाया, इवन नंबर निकाला 2 4 6 8, और ऑड नंबर निकाल लिया इसको 1 3 5 अप टू सो 1। तो ये दोनों इसके क्या बने, इवन नंबर का सेट और ऑड नंबर का सेट, दोनों नेचुरल नंबर का सेट का क्या बना, सबसेट बन गया है तो इसका ना। तो ये सेट इन दोनों के लिए क्या बन गया है, इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बन गया। मतलब जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप डील कर रहे हो, इसके सबसेट के बारे में, ये इसी का सबसेट बना, जिसके ऊपर आप डील कर, मतलब बड़ा सा सेट, पूरे सेट का कलेक्शन, पूरा सबसेट जितना आप बना रहे हो, सारे सबसेट जितने भी आप सबसेट बना रहे हो, उसका अगर पूरा कलेक्शन रख दो तो उससे पूरे को इकट्ठा, मतलब पूरा सेट, तो वो हमारा क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो
मान लो लिया एक सेट ए बी एंड सी और दूसरा सेट लिया बी ए बी सी नहीं सॉरी मान लो ई एफ जी एच ले लिया और तीसरा सेट लिया एक्स वाई और जेड। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट पूरा ए बी सी डी बन जाएगा अप टू जेड तक। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक, ये उसी के अंदर आएंगे सारे। ठीक, तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को बहुत कम समझ में आते हैं, सेट ऑफ सेट्स। मतलब जनरली नेस्टेड सेट है, वो सेट के अंदर सेट है, मीन्स सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स। ठीक, अ सेट, इसका डेफिनेशन पर लिख देते हैं, अ सेट whose elements, a set whose elements are a set, are a set। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट भी क्या हो? सेट हो। itself is called set of set, set itself is called set of sets। ठीक, मतलब बोल रहा है ऐसा सेट, एक ऐसा सेट लेके आओ जिसके अंदर जो एलिमेंट भी आ रहे हैं ना वो क्या हो? एक सेट के सेट ही हो। उस सेट को क्या बोलोगे? सेट ऑफ सेट्स या नेस्टेड सेट बोल दो। जैसे मान लो मैंने लिखा ए, इसके अंदर एक एलिमेंट लेके आया सिंगलटन 1, ये एलिमेंट है। जैसे मान लो 2 3 लेके आ गया, इसके अंदर ले लिया 1 2 एंड 3 ले लिया। ये सेट के अंदर सेट है, एक सेट तो है ही है, सेट के अंदर भी सेट है। अगर मैं तो आपसे पूछूं कि 1 ए के अंदर है क्या, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज एलिमेंट ट्रीट होगा ये पूरा। मैं बोलूं 1 और 2 इसके अंदर आ रहा है क्या ए के अंदर, तो वो आप बोलोगे नहीं आ रहा है, 1 और 2 इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक, अगर मैं बोलूं 2 3 इसके अंदर आ रहा है क्या, 2 3 एलिमेंट है, ध्यान रखना, तो 2 3 को बोलोगे हाँ ए के अंदर आ रहा है। ठीक, 2 3 ए के अंदर आ रहा है। अगर मैंने बोलूं 1 और 3 इसके अंदर आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है, बिकॉज जब भी आएगा तो एक साथ आएगा। इस ये एग्जाम्पल जो हमारा होता है सेट ऑफ सेट्स का है। मीन्स अ सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट भी है ना वो किस फॉर्म के हैं? सेट ही हैं। ठीक, इसके बाद के वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करूंगा सबसेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, और सबसेट कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, और यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ जेई एडवांस के मेंस के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, आप इसको एक बार अच्छे से देखिए। इसमें डेफिनेशन है, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप, जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा अच्छे से, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से इजीली समझ पाते हो। तो आप मेन चीज़ एम्पैथी सेट क्या होता है, तो आप सबसेट क्या होते हैं, उनको अच्छे से एक बार देखो। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी है, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसमें क्वेश्चंस देखो।